तो अब अध्याय 3 शुरू करते हैं। भूमिका के बारे में हमको एक ही लाइन कहना कि सहअस्तित्व को सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में देखने के आधार पर प्रकृति को विस्तार से समझना इस अध्याय का आशय है। जहां सहअस्तित्व से हमने शुरू किया था अध्याय 1 में, तो सहअस्तित्व हमने सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में समझा। तो उसमें से ये जो प्रकृति वाला भाग है, इसको अब हम जूम कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। स्पॉटलाइट जो हमारा आ रहा है वो प्रकृति पर आ रहा है। धीरे धीरे उसको और छोटा करेंगे तो मानव पर लाएंगे, और छोटा करेंगे तो जीवन की किसी क्रिया पर भी लाएंगे, तो कभी अनुभव की भी बात करेंगे, बोध की भी बात करेंगे, एक एक क्रिया को करेंगे धीरे धीरे। बट आपको वो संपूर्णता ध्यान में रहना चाहिए कि बैकग्राउंड में वो है, उसमें से एक हिस्सा अभी प्रकृति पर बात कर रहे हैं, फिर उसके और छोटे हिस्से पर करेंगे, फिर और छोटे हिस्से पर करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में वो पूरा रहेगा, बैकग्राउंड में पूरा रहेगा। तो स्पॉटलाइट ही मूव कर रहा है बस। तो धीरे 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 उस जगह पर हम आ रहे हैं जहां हमको आना है। आना तो हमको मानव व्यवहार पर है, तो धीरे 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 आ रहे हैं भी। वो ऐसा ही है जैसे आकाश में देखेंगे ना, बहुत बार ये जो तारामंडल वाले दिखाते हैं ना, वो पूरा दिखाएंगे ऐसा, फिर उसको धीरे धीरे छोटा करते 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 जो है आपको जिसको देखना हो वहां फिक्स कर देंगे, ये बृहस्पति ग्रह है देख लो। ऐसा है, पूरा आकाश खुला हुआ है, धीरे धीरे उसको समेट करके उस जगह पर लाएंगे जहां अपने को देखना है। तो मानव चूंकि प्रकृति का हिस्सा है, व्यापक एक अलग वास्तविकता है, प्रकृति एक अलग वास्तविकता है, ठीक है। उस प्रकृति का हिस्सा मानव है, इसलिए अब प्रकृति पर आए हैं। तो मानव तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं अभी हम लोग। तो इस क्रम में मानव की भी थोड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वो तो जब सहअस्तित्व का बात कर रहे थे, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, तो प्रकृति को जड़ चैतन्य में थोड़ा वहां भी बता दिया है, लेकिन धीरे 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 उसका विस्तार होगा। तो प्रकृति में हम खूब विस्तार से अब प्रकृति को पढ़ेंगे, मानव के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। उससे आगे जब मानव सहज प्रयोजन पर आएंगे, निर्भ्रमता ही विश्राम पर आएंगे, तो खूब और विस्तार से हम जीवन की क्रियाओं को, मानव की क्रियाओं को पढ़ेंगे। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि प्रकृति का विवरण देंगे। तो प्रकृति को ही सृष्टि भी कहते हैं। सृष्टि इसलिए कहते हैं कि उसमें सृजन का काम होता रहता है। सृष्टि का मतलब जहां सृजन हो रहा हो, नित्य कुछ नया नया बन रहा हो, नवीन नवीन कुछ हो रहा हो, वो जगह सृष्टि है। तो अस्तित्व की प्रकटन समय कुछ न कुछ नया इसमें होता रहता है। तो इसी सृष्टि जिसको प्रकृति कहते हैं, इसको 4 अवस्था या 2 वर्ग के रूप में बांट करके चर्चा है। 2 वर्ग का मतलब जड़ और चैतन्य, जिस पर अध्याय 1 में बात की है। 4 अवस्था का मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो सब पता ही है आप लोगों को, तो क्या उस पर मैं विस्तार करूंगा। फिर यह ध्यान दिलाए हैं कि इस पूरे सृष्टि की मूल मात्रा परमाणु है। परमाणु है, एटम जिसको कहते हैं। इससे छोटी जगह पर वो एक इकाई के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं बनाए रखता है। तो परमाणु अंश अगर कहीं अकेले होता भी है, तो उसकी प्रवृत्ति यही होती है कि 2 से अधिक परमाणु अंश मिल करके परमाणु बना ले, किसी परमाणु का हिस्सा बन जाए वो, ऐसा ही उसका प्रवृत्ति होता है। इसलिए मूल मात्रा को हम परमाणु के रूप में पहचान रहे हैं, इससे छोटा नहीं पहचान रहे। ठीक है ये बात। परमाणु का आकार कैसा होता है उसको देखेंगे, बनावट कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, तो उसके बारे में लिखा है कि मध्य में कुछ अंश होते हैं। वो परमाणु आकार ही ऐसा होता है कि उसके मध्य में, सेंटर में कुछ अंश होते हैं, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कुछ और अंश होते हैं। तो मध्य में जो अंश है उसको कहते हैं मध्यांश। चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसको कहते हैं परिवेशीय अंश
या आश्रितांश। आश्रित है मध्य के ऊपर, इसलिए आश्रितांश कहते हैं। आश्रित यानी निर्भर, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो बीच वाले के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको बीच वाले पर डिपेंडेंट कह रहे हैं। ये ठीक है। पेरीफेरी में जो है आश्रितांश और परिवेशीय एक ही है, जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं चारों तरफ उसके, उसको परिवेशीय कहते हैं। परिवेश का मतलब ऑर्बिट, चारों तरफ का घेरा। बाकी किताब पढ़ेंगे हम लोग तो एक एक लाइन को विस्तार से देखेंगे। अभी तो हम आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दे रहे हैं, तो किताब की जितनी भी लाइन है सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी आपको किताब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, तो मूल इकाई परमाणु ही है, उससे छोटे को इकाई नहीं कहते जी। इस सृष्टि में प्रक्रिया क्या होती रहती है उसको देखेंगे तो सृजन, विसर्जन और शोषण पोषण के रूप में प्रक्रिया दिखती है। सृजन का मतलब है कुछ चीजों का जुड़ करके नया बनना, विसर्जन का मतलब है टूट करके कुछ और बनना, ठीक है। ऐसे ही शोषण और पोषण का मतलब है कि इकाई वैसी ही बनी रहती है लेकिन पुष्ट होती है। शोषण का मतलब है इकाई वैसी ही बनी रहती है लेकिन शुष्क होती है। तो प्राण अवस्था में यह बात बहुत साफ साफ दिखता है कि प्राण कोशिका वैसी बनी रहते हुए ही अनुकूलता मिलती है तो पुष्ट होती है, प्रतिकूलता मिलती है तो शुष्क होती है। तो ये पोषण और शोषण जो है ये मुख्य रूप से प्राण अवस्था में ठीक से दिखाई देता है, पदार्थ अवस्था में बहुत नहीं दिखता है, लेकिन प्राण अवस्था में बहुत साफ साफ दिखता है कि एक पौधा अनुकूलता पाकर के पुष्ट होता है, प्रतिकूलता मिलने से शुष्क होता है, ठीक है। तो पुष्ट होना यानी समृद्ध होना, शुष्क होना यानी खराब की तरफ जाना। इसकी ठीक से पहचान तो प्राण अवस्था में होती है, लेकिन आदमी धीरे धीरे जब इसका प्रयोग करता है तो जीवन के संदर्भ में भी करता है, मानव के संदर्भ में भी करता है। तो मानव जागृति की तरफ जा रहा है तो उसको जीवन का पोषण या मानव का पोषण कहते हैं। उसमें हो रहा है तो पोषण है, उसमें बाधा पैदा हो रही है तो शोषण है। तो अध्याय 16 को जब हम पोषण और शोषण की बात करेंगे, ठीक है, तो वो मानव के संदर्भ में क्या है कि मानव को कैसा वातावरण और व्यवस्था दे दें जिससे वो पुष्ट हो सके, उसका जिक्र है उसमें। और वो नहीं देंगे तो मानव शुष्क हो जाएगा, वो उसका शोषण है। तो पोषण और शोषण की मूल पहचान तो प्राण अवस्था में होती है, लेकिन उसको जब विस्तार करते हैं तो जीवन के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं कि जागृति की तरफ सहयोग हो रहा है तो उसका पोषण हो रहा है, ठीक है। उसके लिए समस्या और बाधा पैदा कर रहे हैं तो उसका शोषण हो रहा है जी। किताब वाला नहीं लेंगे, किताब अभी हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, किताब पढ़ेंगे, बताइए। प्रक्रिया कहते हैं प्रोसेस को, तो इंटरेक्शन दिखाते हैं। प्रक्रिया में हम इंटरेक्शन दिखा रहे होते हैं दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच। तो जैसे कार्य व्यवहार है, ये पूरा प्रक्रिया है क्योंकि दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच होता है, ठीक है। तो आदमी के संदर्भ में कार्य व्यवहार प्रक्रिया है। यहां देखेंगे तो ये शोषण या पोषण प्राण अवस्था में जो होगा वो भी दो की परस्परता में ही शोषण या पोषण होगा। तो अनुकूल इकाइयां मिल गई हैं तो पोषण, नहीं मिला अनुकूल उतने भर से शोषण हो जाता। शोषण दोनों तरह से होता, कुछ खराब दे दिए उससे भी होता है, बट उससे भी सूक्ष्म शोषण ये है कि आप अनुकूल नहीं दीजिए, उसी से शोषण शुरू हो जाएगा। आदमी के लिए पकड़ना जरूरी है कि आपके लिए हम प्रतिकूल नहीं कर रहे, ये तो ठीक है, लेकिन जो उचित जिम्मेदारी करनी थी वो भी नहीं किए तो शोषण है। तो माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में जो हमारा उचित जिम्मेदारी बनता है वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम शोषण ही कर रहे हैं अगले का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बाधा पैदा कर रहे हैं तभी शोषण है। जो उचित हमको करना है वो भी नहीं कर रहे हैं तो ये शोषण ही है।
तो वैसे ही देखेंगे ये जो सृजन विसर्जन भी है ना, ये भी उसी अर्थ में है। सृजन तभी होता है जब दो या दो से अधिक इकाइयां मिलती हैं। विसर्जन होने का मतलब भी यही है कि एक इकाई से दूसरी इकाई अलग होती है। तो ये सारा प्रक्रिया है। तो क्रिया और प्रक्रिया का मुख्य अंतर यह है कि प्रक्रिया दो या दो से अधिक इकाइयों की परस्परता में परिभाषित होता है। क्रिया किसी एक इकाई में भी हो सकती। तो जैसे परमाणु का बात करेंगे तो उसकी क्रिया की बात हो सकती है। तो हाँ, चलती रह। क्रिया और प्रक्रिया का एक मोटा अंतर यह है जी। जैसे जीवन में जो प्रक्रिया चलती है तो किसी का सानिध्य पाके जी विचारों में जो परिवर्तन जी है ना, बिल्कुल कहलाएगा। प्रोसेस जहां भी हो रहा है ना, प्रोसेस के रूप में किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो हो रहा है तो प्रक्रिया है। हर प्रक्रिया का लक्ष्य यही होता है, कुछ लक्ष्य होता है आदमी के संदर्भ में खास करके। वही जो लक्ष्य मिल जाए तो उसको उपलब्धि कहते हैं। तो नियम, प्रक्रिया, उपलब्धि आगे बात करेंगे ना। तो प्रक्रिया में हम रास्ते की बात करते हैं, रास्ता, प्रोसेस। उपलब्धि में हम लक्ष्य का बात करते हैं। ठीक है। तो कार्य व्यवहार का जब डिटेलिंग कर रहे हैं तो प्रक्रिया का डिटेलिंग है। ठीक है। उपलब्धि क्या होगी? तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था उपलब्धि होगी या जागृति उपलब्धि होगी? तो कार्य व्यवहार के पहले तो विचारों में भी बहुत कुछ हो जाता है होगा ना। तो अगर ठीक से देखेंगे तो वो भी प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस है। तो मतलब सृष्टि में दर्शन हम जब करने जाते हैं तो हमें ये प्रक्रिया देखते हैं जी। हाँ, तो इन चार प्रक्रियाओं का जिक्र है इस अध्याय में। अभी पढ़ेंगे तो हम तो अध्याय का बैकग्राउंड बना रहे हैं अभी। एक और प्रश्न जी। जैसे डायनासोर थे, अस्तित्व सहज नहीं थे, उनका विसर्जन हो गया, ऐसा कह सकते हैं? उसमें मैं ज्यादा ठीक से ये कहूंगा कि डायनासोर थे या नहीं थे, ये मैं नहीं कह सकता। सही बात है, आपने क्या ईमानदारी का उत्तर ही है। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं जैसे अपेंडिक्स, बाकी लोग के लिए ठीक है, हमारे में खत्म हो जाएगा है ना। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग, मतलब उसी सबको कहता हूँ, ये जो मुद्दे हैं ना सारे, इसको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली कई लोगों ने इस बात पे पेपर लिखा है कि अपेंडिक्स का क्या योगदान है। ये बात भी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई लोगों ने इस पर लिखा है कि अपेंडिक्स का क्या योगदान है। तो कई प्रकार के बैक्टीरिया के स्टोर हाउस के रूप में अपेंडिक्स को पहचाना है अभी। तो मुझे लगता है उसको खुला ही थोड़ा रखना पड़ेगा। इन मुद्दों को खुला ही रखना पड़ेगा कि उसका कुछ उपयोग है कि नहीं है। डायनासोर के कंकाल मिलते हैं, ये भी एक कठिन बात है कहना, लेकिन मैं खुला छोड़ता हूं इन सब मुद्दों को कि शोध करना चाहिए, शोध करना चाहिए। मैं तो अभी उतना ही कह के चलूंगा, क्योंकि उस पर क्या है, कोई भी स्टेटमेंट जो आज हम देंगे वो जरूरी नहीं है कि कल सही रह जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ स्टेटमेंट देने से थोड़ा बच ही लें, है ना। अब जरूरत भी नहीं है, आदमी को पूछ का क्या करेगा। अगर पूछ ही लाना हो तो अलग बात है। राग दरबारी में उसने जो है एक किताब लिखी है, श्रीलाल शुक्ल ने, मैं पीछे भी उसका बता रहा था। उसमें एक कैरेक्टर है शनिचर। तो वो किसी के प्रति जो है अपना, वो जिसको कहते हैं ना आज के दिन दीनता का भाव व्यक्त करना, तो उसमें वो लिखा है कि उस बेचारे को दीनता का भाव व्यक्त करने में दुख हो रहा है इस बात का कि पूछ नहीं है मेरे पास, होता तो थोड़ा हिला देते। जैसे लोहा है ना, जी जी रिएक्शन होता है, हाँ, उसको विसर्जन कह सकते हैं, है ना। तो लोहा अगर जो जुड़ करके किसी के साथ कुछ और बनाता है तो जो बना उसका सृजन हुआ, ठीक, उसका सृजन हुआ। पुरानी चीजों का आप विसर्जन कह सकते हैं उसको। जैसे लोहा और पानी मिल करके मान लीजिए जंग लग गया, तो जंग का सृजन हुआ, जंग का सृजन हुआ, पैदा हुआ, और लोहा पानी का विसर्जन हुआ। ठीक है, अगर दोनों ही को कनेक्ट करना हो तो ऐसा है। विसर्जन का एक ढंग ये भी होता है कि ये इकाई है, इसमें से कुछ निकल के हट गई, वैसा भी होता है। जैसे प्राण कोशिकाओं को आप देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, ठीक है, जो भी उसके लिए अनुपयोगी चीज थी उसको बाहर निकाल दिया, वो भी विसर्जन ही है, विसर्जन ही है, पूरा विसर्जन है जी। हाँ, अनुपयोगी का हटना विसर्जन ही है।
खत्म कुछ नहीं होता उसका, एक विसर्जन का। जी, खत्म कुछ नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। इकाई माइनस इकाई। जी, अनुकूल इकाई ऐसा लिखा होगा, इकाई माइनस इकाई होगा सृजन विसर्जन में, हाँ। और शोषण पोषण में अनुकूल होगा। तो एक इकाई से दूसरी इकाई हट जाए वो भी विसर्जन ही है, विसर्जन ही है। तो शरीर जितना भी अनावश्यक चीजों को बाहर निकालता है वो सब विसर्जन है। अनावश्यक है वो शरीर के पर्सपेक्टिव से, दूसरी जगह उसकी उपयोगिता है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अनावश्यक हम किसी खास पर्सपेक्टिव से कह रहे। उसी का एक समय में अनुपयोगी है। जी जी, बन जाए तो बड़ा है ना। तो हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में ज्यादा है तो हमारे लिए अनुपयोगी है, पेड़ पौधों के उपयोगी है। लेकिन वही प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जगह पर उपयोगी है। तो कॉन्टेक्चुअल है ये उपयोगिता अनुपयोगिता। आगे चले, बाकी पढ़ेंगे हम किताब, एकदम निश्चिंत रहिएगा, एक एक लाइन को देखेंगे। ये डायनासोर वाला मेरा प्रश्न था ही वैसे भी। डायनासोर व्यक्ति के और मेरा था। ठीक कह रहे हैं, तो उस पर थोड़ा और शोध करूंगा फिर बताऊंगा। तो ये जो कर्म दर्शन में बाबा जी दिखे हैं, 2-3 ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, तो उससे भी ये लगता है कि डायनासोर जैसे वो तो रहे होंगे बड़े बड़े जानवर। वही जो बाबा ने भी लिखा है, बाबा जी ने वो ये नहीं लिखा है कि वो थे, वो लिखा है कि उसका अनुमान बनता है। ठीक है, हाँ, तो वो उसके अनुमान से फिर डायनासोर का वही तो। अब अनुमान पर मैं अभी नहीं बात करना चाह रहा हूं, कर तो सकते ही ये बात। तो उन्होंने जो कहा है कि कितने ऊंचे वो रहे होंगे, अनुमान बनता है। ठीक है, अनुमान बनता है किस आधार पर? कोयले की मोटाई को देख करके अनुमान बनता है। तो अनुमान तो बहुत सारा कर ही सकते हैं, और कठिन है हिसाब लगाना, वो उतने बड़े हुए होंगे फिर कैसे अंदर चले गए इस सब का हिसाब लगाना और कौन से कालक्रम में हुए होंगे वो थोड़ा कठिन लगता मुझे, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलने से बचता हूँ कि जो पता नहीं हो उस पर क्यों बहुत बढ़ चढ़ के बोला जाए, और बहुत अनिवार्य भी नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ बच लूं। उपलब्धि भी कुछ नहीं है। बढ़िया। तो ये देखेंगे, चूंकि प्रकृति के संदर्भ में अध्याय है, इसलिए यहां पर जब योग का बात किए हैं ना, तो प्राप्तीय योग की बात किए हैं, प्राप्त योग की बात नहीं है। इकाई इकाई की परस्परता में जो योग है जिसको प्राप्तीय योग कहते हैं, उस पर जिक्र है इस अध्याय में। प्राप्त योग पर बहुत जिक्र नहीं है, जिक्र आगे हम देखेंगे 11वें अध्याय में। हाँ, तो अभी जो जिक्र है वो प्राप्य योग का है, यह प्राप्य योग उसका जिक्र है। उसमें दो प्रकार का योग दिखता है, एक को नाम दिया ऐक्य यानी सजातीय मिलन, दूसरे को नाम दिया सहवास यानी विजातीय मिलन। इसका बहुत सिंपल मतलब देखेंगे ना, तो दूध में दूध को मिलाना सजातीय मिलन है, दूध में पानी को मिलाना विजातीय मिलन है। मोटे तौर पर आप देखेंगे ना, तो ये उदाहरण है उसका। जी वही तो, सजातीय मिलन में विलगीकरण संभव नहीं है। आप नमक में नमक मिला दिए तो अब कैसे अलग होगा वो? दूध में नमक मिला दे तो भी नहीं होगा। उसका ढंग है, उसका ढंग है। दूध में नमक अगर मिलाए हैं ना तो वो विजातीय मिलन है, उसके अलग होने का ढंग है। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हो तो किया जा सकता है। अगर आज नहीं भी कर पा रहे हो तो कल को टेक्नोलॉजी ढूंढी जा सकती है जिससे कर लें। तो भैया दूध पानी को भी गर्म करके पानी उबल जाएगा। वही तो, दूध और पानी भी सहवास है, दूध और दूध ऐक्य है। दूध और दूध है, ठीक है। नमक में नमक मिला रहे उसी साइज का, अब वो अलग नहीं हो सकता। तो ऐक्य उसको कहते हैं। परमाणु के स्तर पे देखें तो भैया जैसे लोहे मानव है तो लोहे के परमाणु में आपस में ऐक्य होगा, ऐक्य होगा। अलग अलग है तो सहवास होगा, तो जो ऑक्सीजन मिलकर पानी वाला वो सहवास होगा। तो यहां पर आप देखेंगे, मैं कनेक्ट कर देता हूं उसको, कि ये जो ऐक्य वाली जगह है वहां पर कुछ नया बनने का काम नहीं हो सकता। आप दूध में दूध मिलाएं, नमक में नमक मिलाएं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिलाएं, कुछ नहीं होना। नया जितना भी बनने का काम होता है वो तो विजातीय मिलन में होता है, जहां दो या दो से अधिक प्रकार की चीजें मिलती। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तब तो पानी बन सकता। तो इसीलिए लिखा है विजातीय मिलन ही सृष्टि का मूल कारण है। ये जो नई नई रचनाएं बनने का काम होता है
उसके मूल में विजातीय मिलन है, यानी अलग अलग प्रकार की चीजें मिलेगी तब कुछ नया बनने का उसमें से काम हो सकता है। जी जैसे प्राणावस्था में भी हाइब्रिड बीज चल रहे हैं जी, तो ये कुछ विजातीय वाला ही मामला। कोई भी चीज बनाएंगे तो विजातीय मिलन ही होगा। तो आप उस सीड को कुछ और अनुकूलता प्रतिकूलता देते हैं कुछ चीजों की दूसरी चीजों की, तभी विजातीय मिलन होता है, तो नए प्रकार के बीज बनते हैं। अभी मैं अच्छा बुरा पे नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने अच्छा बनाया खराब बनाया, अभी मेरा वो कंसर्न नहीं है। अभी मेरा कंसर्न सिर्फ सजातीय और विजातीय को बताना है। तो एक ही चीज को आप मिलाएंगे तो वहां नया कुछ नहीं बनेगा। पानी को मिलाएंगे तो पानी ही रहेगा ना, आयरन है तो आयरन और भी बनेगा। वही रहेगा। लेकिन आप जैसे ही दो या दो से अधिक चीजों को मिला दें, आयरन और ऑक्सीजन को मिला दें, कुछ नया बनने की संभावना तो है, बनता भी है, बन भी सकता है। लेकिन आयरन में आयरन को मिलाएंगे तो वही रहेगा। एलिमेंट्स जैसे हैं सारे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये कह रहे हैं कि विजातीय मिलन जहां भी होता है, जिसको सहवास कहते हैं, सहवास का मतलब है साथ साथ होना, ये सृष्टि का मूल कारण है। ऐसा आपको लिखा मिलेगा उसमें, हम तो सब कॉपी पेस्ट किए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं। तो हम अभी अच्छा बुरा का बात नहीं कर रहे कि ये अच्छा कि वो अच्छा, ऐसा अच्छा कि वैसा अच्छा। हम तो अभी सिर्फ दो प्रकार का योग बता रहे हैं, ऐक्य और सहवास। भौतिक और रासायनिक क्रिया निचले में ही आ रही है। जी, सारा भौतिक और रासायनिक क्रिया यहाँ सहवास में है, तभी नए नए प्रकार के परमाणु बनेंगे या अणु बनेंगे, अनुरचनाएं बनेंगी। ये दो तरह की योग बताने का पर्पस क्या है? पर्पस यही बताना है कि आप कुछ भी नया क्रिएटिव करना चाहते हैं तो वो सहवास की जगह पर संभव है, ऐक्य की जगह पर संभव नहीं। और वैचारिक ऐक्य जो रहता है वही वो, अब हमने भाषा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वैचारिक एकता, समझ की एकता, ये जो हम करते हैं सारा ना, ये अब हम उस एकता को आगे बढ़ाने लगे भाषा को पकड़ करके। जैसा पोषण शब्द को पकड़ के हमने आदमी में विचारों का पोषण, भाव का पोषण आने लगे, वैसे ही एकता को अब हम एकरूपता में लेके चले गए कि आपका विचार मेरे विचार से मिलने लगा तो हम कहते हैं एकरूपता हो गई। तो एक मन दो शरीर जो पति पत्नी संबंध में लिखते हैं, वो एक मन एक साहित्यिक भाषा है। आप पूछोगे क्या दोनों जीवन मिलके एक जीवन हो गया क्या, तो उत्तर साफ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, वो है तो दो जीवन ही, लेकिन वो दोनों जीवन समझ के स्तर पर, भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर जुड़ गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, इसलिए एक मन कह लिया। तो वैचारिक एकता का भी वही मतलब है कि आप एक अलग इकाई हैं, हम एक अलग इकाई हैं, दोनों बने हुए हैं, दोनों का विचार एक जैसा हो गया। वही बोले। वही सहमत हूं मैं। जी, चैतन्य के संदर्भ में भी है, एक लेवल पर है, बट मैं अभी बहुत विस्तार नहीं करता हूं क्योंकि हमारे टॉपिक आगे हैं। अभी जितना किताब में है भैया मैं उतना ही बात करूंगा, आगे नहीं करने वाला हूं। ऊर्जा पर थोड़ी बात कर देता हूं। सापेक्ष और निरपेक्ष दो तरह से ऊर्जा को देखा गया है। इकाई के संदर्भ में जितनी ऊर्जा को देखते हैं वो सब सापेक्ष। सापेक्ष तो ध्वनि, ताप, विद्युत, दबाव, तरंग, प्रभाव, जितने तरह से भी हम ऊर्जा को देखते हैं वो सब सापेक्ष ऊर्जा है। सापेक्ष का मतलब होता है किसी की अपेक्षा में, किसी की परस्परता में। तो ये सारे ऊर्जा का प्रकटन परस्परता में हमको दिखाई देता है, जिसको हम सापेक्ष ऊर्जा कहते हैं। सामान्य रूप से विज्ञान इसी का अध्ययन करता है, इसी का अध्ययन करता है। हम आप इसी का प्रयोग करते हैं। तो खाना बनाने में हम जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वो सापेक्ष ऊर्जा है। बल्ब जलाने में, प्रोजेक्टर चलाने में जिस ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब सापेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष ऊर्जा को देखेंगे तो इसी का दूसरा नाम है साम्य ऊर्जा, जो व्यापक वस्तु के संदर्भ में प्रयोग होता है, क्योंकि व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए ही इकाई क्रियाशील है। तो इकाई की जो मूल ऊर्जा है उसके आधार के रूप में व्यापक वस्तु समझ में आता है, उसको साम्य या निरपेक्ष ऊर्जा कहते हैं। फंडामेंटली ये कहां दिखाई देता है, तो इकाई जब अपने मूल स्वरूप में हो, चाहे परमाणु या परमाणु अंश के रूप में भी हो, तो वहां भी ये दिखता है कि निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त रहते हुए इकाई में क्रिया दिखाई देती है। उस पहली क्रिया को मूल चेष्टा कहते हैं। और पहली मैं भाषा दे रहा हूं एक, कि उस इकाई में दूसरे, उसको लॉजिकली कहें भाषा में,
कि वो एक इकाई को परस्परता नहीं भी हो, ठीक है, तो भी वो इकाई व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए कुछ क्रिया करती हुई दिखाई देती है, वो क्रिया मूल चेष्टा है। वो क्रिया मूल चेष्टा है। ये स्पिन मोशन में घूमना परमाणु ये अंश का वो मूल चेष्टा है परमाणु से पहले जी, मूल चेष्टा है। तो इसे निरपेक्ष और साम्य ऊर्जा कहने के तो दो वर्ड इस्तेमाल कीजिए। अब शब्द है पहले से परंपरा में, निरपेक्ष शब्द भी है, साम्य शब्द भी है। तो आपको इस दर्शन में ये बात बाबा जी लिखे हैं कई बार कि भाई एक वस्तु के लिए भी मैंने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है। वो होता इसलिए है, कई कारण है उसके। एक मुख्य कारण तो यही है कि अलग अलग महिमा को देख करके या अलग अलग गुण को देख करके उसी एक इकाई का अलग अलग नाम है। दूसरा यह है कि अलग अलग परंपराओं ने उस वस्तु के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, और हम अगर चाह रहे हैं सबका प्लेसमेंट करना तो ये सब तो आ ही जाएगा। ये ऐसा ही है कि अगर हम एक डिक्शनरी बनाएं जिसमें पानी को हिंदी में भी लिखें, अंग्रेजी में भी लिखें, छत्तीसगढ़ी में भी लिखें, मराठी में भी लिखें, तो 20 शब्द तो आ ही जाएंगे ना भी, कि नहीं। हम ये सब देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी करुणा छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रति भी है, मराठी के प्रति भी है, अंग्रेजी वालों के प्रति भी है, हिंदी वालों के प्रति भी है। तब क्या करिएगा, लिखिए पानी, वाटर, छत्तीसगढ़ी लगाइए, मराठी लगाइए, सब लगाइए। हाँ, सभी ऊर्जा को लगाइए। और क्या। तो इसलिए भैया वो साम्य भी है, निरपेक्ष भी है। साम्य ऊर्जा तो भैया मतलब इकाई के संदर्भ में ही सेंस जा रहा है। साम्य ऊर्जा तो व्यापक वस्तु का ही नाम है, निरपेक्ष ऊर्जा भी व्यापक वस्तु का ही नाम है, कम से कम इस दर्शन में तो, ठीक है। उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति को देखेंगे तो पहली अभिव्यक्ति इकाई में मूल चेष्टा के रूप में दिखाई देती है। क्रिया के रूप में जी, वही मूल चेष्टा है। वही मूल चेष्टा फिर आगे बढ़ करके परस्परता में इंटरेक्शन होते हुए सापेक्ष ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। ऐक्य और सहवास, एकत्व और निकटत्व एक ही चीज है। करीब करीब। तो ये व्यापक के ही बारे में बात हो रही है जी, ये ऊपर वाला जो बात हो रहा है वो तो व्यापक के बारे में ही हो रहा के है। बारे में ही बात है। जी। तो व्यापक स्वयं एक ऊर्जा संपन्न निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में, हाँ, जब वो इकाई के रूप में प्रकट होता है तो क्रिया के रूप में, तो ये थोड़ा सा गैप हो गया है। व्यापक इकाई के रूप में नहीं प्रकट होता है, व्यापक के सहअस्तित्व में इकाई में क्रिया दिखती है, ठीक। अब इस क्रिया का आधार क्या है? दर्शन ये कहता है कि इस क्रियाशीलता का आधार जो है वो व्यापक वस्तु है। ऊर्जा संपन्नता इकाई में दिखाई देती है, उसका आधार व्यापक वस्तु है। इस रूप में व्यापक वस्तु को साम्य ऊर्जा कहा है, और हम लोग भी कह रहे। बढ़िया। तो इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, वरना हम रोक लेते, आगे पदार्थ अवस्था को करेंगे। ठीक है, तो रोक लेते हैं। 2:30 बजे हम लोग मिलते हैं। मैं अपनी तरफ से अध्याय 3 की कुछ बातें और रख दूंगा, फिर अध्याय 3 को पढ़ने का काम हम लोग करेंगे।